देखो तो आज जो ये हमारा विद्युत रसायन चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक है। और कौन सा है? विद्युत अपघटनी सेल, है ना। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं? हमने आपको जब चैप्टर शुरुआत ही किया था तब आपको बताया था कि सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत रसायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रसायन सेल क्या होते हैं? विद्युत रसायन सेल वे होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। अब विद्युत अपघटनी सेल क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, है ना। यानी विद्युत ऊर्जा की सहायता से उनके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। वो क्या होते हैं? विद्युत अपघटनी सेल। इसकी परिभाषा देख लो। विद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक अभिक्रिया, विद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए बाह्य विद्युत विभव लगाना पड़ता है। यानी विद्युत अपघटनी सेल होते हैं, उसमें अगर रासायनिक अभिक्रिया उसके अंदर करानी है तो तुम्हें बाह्य विद्युत विभव लगाओगे, और जब विभव लगाओगे तभी तो धारा बहेगी उसमें, तभी तो करंट का फ्लो होगा। तो विद्युत रासायनिक अपघटनी जो सेल होते हैं उसमें अभिक्रिया कराने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए उसमें बाह्य विद्युत विभव लगाना पड़ता है। या ये लिख सकते हो बाह्य विद्युत विभव लगाओगे तो धारा बहेगी, है ना। क्लियर? ठीक, तो ये बात हमें यहाँ पे पता है। देखो यहाँ पे हम, और विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन क्या होता है तो जानते हो आप। कोई भी विद्युत अपघट, जैसे आपका NaCl हो गया, ठीक है। कोई भी विद्युत अपघट अगर वो अपने आयनों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसको विद्युत अपघटन। क्या वो होती है? विद्युत अपघटन। मतलब किसी भी विद्युत अपघट के उसके आयनों में टूटने की प्रक्रिया को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे NaCl है, अब NaCl हम उदाहरण लेते हैं बच्चों। अगर ये NaCl है, ठीक, तो ये क्या है बच्चों? एक विद्युत अपघट है। और ये अगर अपने आयनों में टूट रहा है, ये अगर आयनों में टूट रहा है तो NaCl इस रूप में टूटेगा कि नहीं? बताओ। NaCl इस रूप में टूटेगा कि नहीं? तो इसमें का मतलब ये हुआ, ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है? विद्युत अपघटन। बात समझ पाए? अच्छा, इसके बाद देखो बच्चों, अगर हम बात करें Na पॉजिटिव जो ये बना कैसे होगा? सोडियम जो है पहले परमाणु के रूप में होता है, अब वो उसके आयन के रूप में बन रहा है। तो कैसे बनता है? तो सोडियम ये है, मान लो ये सोडियम, Na है, ये सोडियम था, ये परमाणु है सोडियम का। तो सोडियम का परमाणु करता क्या है? ये अपने पास से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, छोड़ता है। तो अपने पास से इलेक्ट्रॉन को ऐसे छोड़ रहा होगा, Na था, ये अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन जब छोड़ा होगा तभी तो Na पर पॉजिटिव बना होगा। और क्लोरीन क्या करता है? तो क्लोरीन क्या करता है बच्चों? तो क्लोरीन Cl है, ये अपने पास एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। Cl जो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तभी तो जाकर के Cl निगेटिव बनेगा। बताओ, तभी तो जाकर के Cl निगेटिव बनेगा। अच्छा, तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो सोडियम आयन बनता है, सोडियम धनायन बनता है। और क्लोरीन जो है वो जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेता है, तो क्लोरीन ऋणायन बनता है। इतनी बात तो सब लोग जानते हो। तो अच्छा देखो, अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे विद्युत अपघटन की एक प्रक्रिया NaCl के बारे में, ठीक। तो हम बात करेंगे NaCl का अपघटन। तो देखो बच्चों कैसे इसका अपघटन कराएंगे अब, हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इस जगह पे हमने एक ये कंटेनर ले लिया है। इसमें देखो बच्चों, इसमें क्या किया? NaCl का इस तरीके से NaCl जो है ये घुला है, ठीक है। NaCl जो है, नमक जो है वो घुला है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होगी, ये दो इलेक्ट्रोडें पड़ी हुई हैं, है ना। दो इलेक्ट्रोडें पड़ी हुई हैं, एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है। जो प्लस वाली होती है उसका नाम आप जानते हो, माइनस वाली जो प्लस वाली होती है उसे क्या कहते हैं? एनोड। प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को कैथोड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? प्लस वाली जो इलेक्ट्रोड होती है उसको हम एनोड कहते हैं, माइनस वाली जो इलेक्ट्रोड होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। हम इन दोनों को करेंगे क्या? इनको हम करेंगे क्या? एक विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। तो देखो इनको हम करेंगे क्या? यहाँ पे एक ये बैटरी है, बैटरी को ऐसे बनाया था, एक बड़ी खूंटी एक छोटी खूंटी, है ना। इस स्रोत से हमने बैटरी से इसको जोड़ दिया। तो जो बड़ी खूंटी होती है ये प्लस को प्रदर्शित करती है, काय को? प्लस को, ये वाली माइनस को, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बैटरी को जब हम इसमें चालू, अब यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कुंजी हमने लगा दिया, ठीक। कुंजी का मतलब जानते हो? कुंजी का मतलब जैसे हम दबाएंगे तो बैटरी से विद्युत धारा बहना शुरू हो जाएगी। तो अब बच्चों देखो होगा क्या, ये लिखोगे
NaCl का अपघटन गलित अवस्था में कब होगा बच्चों? गलित अवस्था में। यानी इसमें देखो NaCl को हम गला दे रहे हैं, उसमें जल नहीं डालेंगे, क्या करेंगे? उसको गलाएंगे। तो जब गलाएंगे तो NaCl क्या में टूटेगा बच्चों? आप लोग जानते हो NaCl टूटेगा, अभी आपको बताया Na प्लस और Cl निगेटिव में। तो यहाँ पे Na प्लस और Cl निगेटिव में टूटेगा, तो इसका मतलब यहाँ ये NaCl है, गलित अवस्था में NaCl है, तो NaCl काय में टूट चुका होगा, यहाँ पे आयनों में टूट चुका होगा। किसमें? Na प्लस में और Cl निगेटिव में। तो देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि Na प्लस और ये एक दूसरा ले लेते हैं Cl निगेटिव। अब देखो यहाँ पे जैसे विद्युत धारा बहेगी बच्चों, विद्युत धारा जो बहेगी वो आपकी ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे होते जाएगी। तो आप देखोगे क्या Na प्लस जो है, Na प्लस जो है ये प्लस है, तो प्लस वाला हमेशा आपको मालूम है वो ऋण छड़ की ओर जाने का प्रयास करता है। तो जो आपका ये प्लस वाला है तो बच्चों ये हमेशा किधर को जाएगा? इस छड़ पे जाएगा, ठीक, माइनस वाली कैथोड की हो जाएगा। और जो ये तुम्हारा Cl निगेटिव है, ये इस पे माइनस आवेश है, तो ये कहाँ जाने का प्रयास करेगा? प्लस वाली छड़ की ओर जाने का प्रयास करेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब ये प्लस वाली छड़ की ओर जाएगा, ये माइनस वाली छड़ की ओर जाएगा, तो देखो इसमें होगा क्या? ये कौन सी तुम्हारी है? ये कौन सी है? एनोड है। तो एनोड पे क्या प्रक्रिया हो रही होगी? एनोड पर तो देखो बच्चों एनोड पे क्या प्रक्रिया हो रही है? तुम्हारा आयन जा रहा है ना, देखो आयन जा रहा है Cl निगेटिव जा रहा है किस पे? प्लस पे। तो जब Cl निगेटिव प्लस पे जाएगा तो होगा क्या बच्चों? देखो तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया हो रही थी? देखो इधर यहाँ पे क्या हो रही थी? Cl निगेटिव ये क्या कर रहा था? ग्रहण कर रहा था, तभी तो Cl निगेटिव बन रहा था। अब इसकी जस्ट उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक, कैसी होगी? देखो इधर तो यहाँ पे क्या होगा कि Cl निगेटिव जो है ये जा रहा है इस पे जा रहा है, तो ये टूटेगा काय में? इसका उल्टी प्रक्रिया कर देना आपको, Cl प्लस E, ठीक है, Cl प्लस E, बस जैसे उल्टा होगा कि नहीं? देखो यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे क्या था? Cl आपका परमाणु था और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Cl निगेटिव में बन गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ Cl पहले से ही आयन था, ये जा करके जैसे इस पे जाएगा प्लस वाली पे, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये परमाणु के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण कर लेगा तो परमाणु बन जाएगा। बताओ बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा ना। अच्छा, अगर लेकिन 2 Cl जाएंगे तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, और 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्लोरीन Cl2 बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से इस वाली छड़ से जब ये क्लोरीन इस पे जाएगा, Cl निगेटिव आयन इस पे जाएगा, तो इस छड़ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ से क्लोरीन गैस बन के निकल रही होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या निकल रही होगी? क्लोरीन Cl2 गैस। बात समझ पाए कैसे हुआ ये? ठीक। अच्छा, अब एनोड पे क्या हो रहा होगा बच्चों? एनोड पे क्या हो रहा होगा? तो एनोड पे देखो, सॉरी ये एनोड पे हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा होगा? ये दूसरी वाली जो है छड़ वो कौन सी? कैथोड। तो कैथोड पे बच्चों क्या हो रहा होगा? देखो कैथोड पे क्या हो रहा है? तो ये Na पॉजिटिव जा रहा है इस पे ना, तो इसमें ये उसकी उल्टी प्रक्रिया हो रही होगी। Na पॉजिटिव जा रहा है ना, तो Na पॉजिटिव यानी Na धनायन जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने के बाद क्या बनाएगा? सोडियम। क्या बनाएगा? सोडियम। तो जस्ट इसकी उल्टी प्रक्रिया होगी, यानी Na पॉजिटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और प्रक्रिया क्या होगी? जस्ट उल्टी, यानी बनेगा सोडियम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस छड़ पे तो क्लोरीन बन रही है, इस छड़ पे एनोड पे क्लोरीन बन रही है, और इस छड़ पे क्या बनेगा? सोडियम। तो सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा यहाँ पे ठोस अवस्था में, ऐसे तो ये छड़ तुम्हारी मोटी होती जाएगी। तो सोडियम किस अवस्था में बनेगा? सॉलिड अवस्था में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, देख रहे हो कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो क्या बताया हम तुम्हें बच्चों? NaCl का अपघटन गलित अवस्था में। जब इसको आप गलाओगे NaCl को, तो NaCl जो है वो टूट जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में, और एक इलेक्ट्रोड ये है, दूसरी इलेक्ट्रोड ये है, और इनको हमने क्या किया है? विद्युत परिपथ से हमने कनेक्ट करा दिया है, तो धारा इसमें बहेगी पक्का। और जब धारा बहेगी तो क्या होगा? यहाँ पे ये वाली जो एनोड है, एनोड पे तुम्हारा क्लोरीन जाएगा, एनोड पे क्लोरीन जाएगा, और इस पे दूसरी जो छड़ है तुम्हारी कौन सी है? कैथोड। कैथोड पे तुम्हारा सोडियम जाएगा। तो क्लोरीन जब जाएगा तो क्लोरीन गैस के रूप में बदल जाएगा। कैसे? इस अभिक्रिया के तहत, ठीक। और इस पे क्या होगा? तुम्हारा जो तुम्हारी कैथोड है उसमें तुम्हारा सोडियम आयन जाएगा, तो सोडियम आयन जो है वो बन जाएगा सोडियम परमाणु के रूप में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये तो तुम्हारी प्रक्रिया इस तरीके से इसमें हो रही होगी, किसमें? NaCl में। अच्छा, एक चीज़ और देखो बच्चों, जैसे ही हम विद्युत धारा का मान अगर हम बढ़ाएंगे, तो तुम्हारे जो ये आयन जा रहे हैं ना, उतनी तेज़ी से जाना शुरू कर देंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? विद्युत धारा का मान जितना ज़्यादा बढ़ाओगे तो विद्युत धारा उतनी ज़्यादा मात्रा में बहेगी। अब विद्युत धारा जितनी ज़्यादा मात्रा में बहेगी, ये क्लोरीन और सोडियम जो हैं पहले धीमे धीमे जा रहे थे, अब और उतनी तेज़ी से जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो विद्युत धारा का मान जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, आयनों की संख्या उतनी ज़्यादा बढ़ेगी।
बात समझ रहे हो? या जो बनने वाला पदार्थ है, पदार्थ कौन बन रहा है, एक पे क्लोरीन बन रहा है और एक पे क्या बन रहा है, सोडियम बन रहा है। तो जितनी ज़्यादा विद्युत धारा की मात्रा बढ़ाओगे, विद्युत धारा की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, बनने वाले पदार्थ की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये तो तुम्हारा होगा NaCl का जल अपघटन गलित अवस्था में। लेकिन अगर NaCl का जल अपघटन हम इसी में अगर पानी मिला दें तब कैसे होगा, उसको देख लेते हैं। ठीक, तो उसको देख लो जल्दी से। यहाँ पे लिखोगे NaCl का जलीय अपघटन, जलीय अपघटन। तो जलीय अपघटन में बच्चों देखो ध्यान से समझो, जलीय अपघटन में क्या होगा, हम क्या करेंगे, NaCl में, इसमें पानी नहीं मिलाया था, ये तो खुद ही गला दिया था इसको। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इसमें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का आयन था, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जल को भी मिलाएंगे नमक के साथ, नमक के साथ हम जल को भी मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखो, आप देखो ये NaCl, ये तो टूटेगा ही, NaCl तो तुम्हारा टूटेगा ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। साथ ही साथ तुम्हारा जल H2O जो है ये भी टूटेगा। किस रूप में टूटेगा, H पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जल तुम्हारा टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे देखो फिर से यह कंटेनर बनाते हैं, थोड़ा दूर लगा लें। इस पात्र में फिर से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, दो छड़ ले रहे हैं, एक ये छड़ है और दूसरी ये छड़ है। अब इसमें देखो, अब ये कौन सा है, जलीय, ये कौन सा NaCl का जलीय अपघटन हम करा रहे हैं ना, तो इसमें NaCl भी होगा और पानी भी होगा। तो NaCl यानी यहाँ पे देखो Na पॉजिटिव भी होगा और Cl नेगेटिव भी होगा और H पॉजिटिव भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इतना समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, अच्छा, अब ये देखो, ये तो हमारा तुमने बता ही दिया तुमको, ये क्या था बच्चों, कैथोड, यानी इसको हम प्लस मान लेते हैं, सॉरी एनोड मान लेते हैं, और ये तुम्हारी क्या है, कैथोड माइनस मान लेते हैं। ठीक, कैथोड को माइनस लेते हैं ना, ये इलेक्ट्रोड प्लस की है तो इसलिए एनोड हो गई, ये माइनस की है इसलिए कैथोड हो गई। अब इनको क्या करेंगे, इनको जैसे वहाँ पे कनेक्ट किया था, ठीक है, ऐसे यहाँ भी इसको कनेक्ट कर देते हैं। देखो उधर, तो यहाँ पे ये हमने ले लिया तुरंत, प्लस माइनस जोड़ दिया जा करके। ठीक है, तो ये वाली तुम्हारी बैटरी से जोड़ दिया, प्लस है, ये वाला सिरा है, माइनस है। अब इसमें विद्युत धारा जैसे ही बहाएंगे तो अब क्या होगा, अब देखो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे प्लस 2 हैं, देखो इधर, वहाँ पे तो प्लस एक ही था, प्लस Na प्लस था, तो इसलिए Na प्लस जो है वो चला जाता था तुम्हारा किसके साथ पास, माइनस के पास। और यहाँ पे Cl नेगेटिव भी एक ही था, तो Cl नेगेटिव भी चला जाता तुम्हारा प्लस के पास। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे ही विद्युत धारा इसमें बहाओगे तो ये वाला प्लस, यह सिरा, ये वाला माइनस सिरा, तो अब क्या होगा, Na प्लस जाएगा कि H प्लस जाएगा इसके पास, बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही तुम विद्युत धारा बहाओगे तो यहाँ पे प्लस वाले 2 हैं, कौन प्लस वाले हैं, Na प्लस सोडियम भी है और H भी है, दोनों भी हैं। तो जैसे ही विद्युत धारा बहाओगे तो कौन सा जाना चाहिए, तो देखो H प्लस जाएगा। क्यों H प्लस जाएगा, क्योंकि सोडियम भारी होता है और H प्लस हल्का होता है। तो ये हल्का, तो जो हल्का है वो जल्दी जाएगा क्योंकि खींच रहा है ना ये, तो जो हल्का है तो हल्की चीज़ को जल्दी खींच लोगे। तो यहाँ पे इसके पास कौन जाएगा बच्चों, H प्लस। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और यहाँ पे बात करेंगे अगर Cl नेगेटिव तथा OH नेगेटिव में कौन जाएगा, तो OH नेगेटिव जो है ये भारी होता है और Cl नेगेटिव हल्का होता है, तो इसके पास जाएगा, यानी आपका एनोड के पास जाएगा, कौन जाएगा बच्चों, Cl नेगेटिव। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो यहाँ से तो क्लोरीन गैस बनकर निकलेगी, इससे, किससे, इस एनोड से तुम्हारे क्लोरीन गैस बनकर निकलेगी यहाँ से। और यहाँ से अब क्या होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बनकर निकलेगी, कैथोड से हाइड्रोजन गैस बनकर निकलेगी। कैसे, तो देख लेते हैं उसको। देखो इधर, यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, एनोड पे तुम्हारी वही प्रक्रिया होगी जो अभी यहाँ पे हमने आपको समझाई है। क्या होती है एनोड पे, 2 Cl नेगेटिव आएंगे और ये बन जाएंगे क्लोरीन गैस के रूप में, प्लस 2E। क्लियर? और कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे देख लो, कैथोड पे देख लो बच्चों, H पॉजिटिव जा रहा है ना, H पॉजिटिव जा रहा है ना इसके पास, हाँ H पॉजिटिव जा रहा है, तो H पॉजिटिव जाएगा तो ये बनेगा H प्लस E। लेकिन अगर 2 H पॉजिटिव जाएंगे तो ये 2 H2 बन करके ये निकल आएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से देखो बच्चों, हाइड्रोजन गैस बन रही है, इस पे जाएगा तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है और इस पे जा करके क्लोरीन गैस निकल रही है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और यहाँ पे भी अगर जैसे ही हम विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, वैसे ही ये मान जो काम हो रहा है ये बहुत तेज़ी होने लगेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? विद्युत धारा का मान जैसे ही हम बढ़ाएंगे वैसे ही बच्चों क्या होगा कि जो तुम्हारे उत्पाद बन रहे हैं, कौन कौन से उत्पाद बन रहे हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इनका मान बनने की दर बढ़ जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है बच्चों, ये कौन सी प्रक्रिया है, विद्युत अपघटन ही तो है।
ठीक है। तो ये एक तरीके से सेल जो है वैद्युत अपघटनीय सेल की आंतरिक प्रक्रिया है। वैद्युत सेल में जैसे हम विद्युत धारा दे रहे हैं तो उसके अंदर ये रासायनिक अपक्रिया हो रही है। इसको हम क्या कर रहे हैं, सेल को विद्युत धारा दे रहे हैं तो उसके अंदर ये रासायनिक अपक्रिया हो रही है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से तुम्हारा वैद्युत अपघटनीय सेल कार्य करता है। बस इतना आपको याद रखना है, ये NaCl का गलित अवस्था में है और ये क्या है, NaCl का जलीय अपघटन है। ये गलित अपघटन है और ये कौन सी है, जलीय अपघटन। ठीक, दोनों में अंतर याद रखना है। जलीय अपघटन में क्या होता है, जो आपकी एनोड होती है उसमें Cl2 निकलती है और कैथोड जो होती है उसमें H2 निकलता है। उसमें क्या होता है बच्चों, एनोड जो होती है उससे Cl2 निकलती है और कैथोड में क्या होता है, सोडियम जो है वो हमें मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है। क्लियर? तो अब इसी से जुड़े हुए, तो देखो यहाँ पे बच्चों इसी से जुड़ा हुआ है, एक वैज्ञानिक थे फैराडे ने वैद्युत अपघटनीय संबंधित 2 नियम दिए थे। ठीक है, वो नियम किस आधार पे दिए थे, यही दिए थे कि जो ये मात्रा उत्पन्न हो रही है एनोड पे और कैथोड पे, किसकी मात्रा उत्पन्न हो रही है, अभी किस पे क्लोरीन की आ रही थी, इस पे क्या की आ रही थी, सोडियम की। तो उत्पाद जो बन रहा है वो किस हिसाब से बनेगा, ठीक है। इसकी मात्रा का अध्ययन करने के लिए फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए जिसे हम फैराडे के नियम कहते हैं। तो पहले आप इसको उतार लो, फिर हम इसी से लिंक करके फैराडे के नियम बताते हैं। तो देख लेते हैं फैराडे के नियम। ठीक है, फैराडे का नियम जो है क्या है इसको समझिए। तो अभी आपको हमने बताया ये उदाहरण, ठीक है, NaCl का जलीय अपघटन है ना, या वैद्युत अपघटन के बारे में बताया। क्या बताया बच्चों, हमने आपको बताया कि विद्युत धारा का मान जितना ज़्यादा आप बढ़ाओगे, विद्युत धारा का मान जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपका इधर Cl2 बनेगा और इधर H2 बनेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जितना ज़्यादा मान बढ़ाओगे उतने ज़्यादा ये तुम्हारे आयन जो हैं वो तेज़ी से जा करके चिपकेंगे और चिपकेंगे तो विद्युत जो रासायनिक अपक्रिया होगी एनोड पर और कैथोड पे वो ज़्यादा तेज़ी से होगी, और जब ज़्यादा तेज़ी से होगी तो जो तुम्हारा पदार्थ जो बन रहा है कौन सा, Cl2 और H2, ये ज़्यादा बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसी मात्रात्मक अध्ययन के लिए फैराडे ने 2 नियम दिए हैं, उसको समझ लेते हैं। कौन सा नियम दिया है, तो फैराडे ने बताया क्या, देखो इधर पहले पढ़ लेते हैं। फैराडे ने वैद्युत अपघटन के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करके 2 नियमों का प्रतिपादन किया जिसे फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम कहते हैं। पहला नियम क्या है, देखो, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, तो ये वैद्युत अपघटन हो रहा था कि प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, किसी इलेक्ट्रोड पर, देखो इस पे देखोगे मुक्त पदार्थ की मात्रा ये Cl2 है और इसमें H2 है, तो मुक्त पदार्थ की मात्रा को हम W से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा, वैद्युत धारा को हम प्रदर्शित कर दे रहे हैं IT से, ठीक है। उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या बताया बच्चों, वही बात बताई कि नहीं? देखो क्या बताया उन्होंने, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब विद्युत धारा का मान जितना ज़्यादा बढ़ाओगे इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी। यही फैराडे का प्रथम नियम है। बिल्कुल समझ पे आया कि नहीं? अच्छा, तो बिल्कुल आप देखेंगे बच्चों, इसको ऐसे कर सकते हैं, W प्रोपोर्शनल Q कर सकते हैं कि नहीं? अरे भाई W प्रोपोर्शनल Q कर सकते हैं कि नहीं? मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। Q यहाँ पे आवेश है, क्या बच्चों, आवेश। अब अच्छा यहाँ पे करेंगे, देखो तो विद्युत प्रोपोर्शनल हटता है, हमको मालूम है क्या, एक नियतांक आता है, तो W बराबर यहाँ पे आएगा Z और इंटू Q। और देखो यहाँ पे हम Q बराबर, हमें मालूम है Q बराबर IT होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? I क्या विद्युत धारा, T क्या समय, होता है Q बराबर IT, ये आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे हम Q की जगह अब IT रख देते हैं, तो ये हो जाएगा सूत्र Q W बराबर I इंटू T। जहाँ पे जो तुम्हारा Z आया है ये क्या है बच्चों, तो इसको बोलते हैं, Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और I तो तुम जानते हो ये क्या है, धारा है, T क्या है, समय। तो ये तुम्हारा सूत्र जो आएगा W बराबर, ठीक है, Z इंटू I इंटू T, W बराबर Z इंटू I इंटू T। तो यहाँ पे I क्या है, तो I तुम्हारी धारा है, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर, ठीक। और ये तुम्हारा T क्या है, T समय है और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, तो अब यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाएगा बच्चों कि जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ये क्या होता है। प्रश्न अगर ये बन जाए विद्युत रासायनिक तुल्यांक है तो ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो इसकी भी परिभाषा कभी कभी आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख लो विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो अगर देखो बच्चों हम क्या करें, अगर देखो इस सूत्र में हम क्या करें, देखो यहाँ पे अगर हम क्या करें, I का मान 1 कर दें और T का मान भी 1 कर दें। यहाँ पे देखो ये W बराबर आपके चल रहा है ना, अगर हम यहाँ क्या कर ले, I बराबर
1 एम्पियर इस सूत्र में आई बराबर हम कितना ले लें 1 एम्पियर, एम्पियर को ऐसे प्रदर्शित करते हैं ऐसे, और क्या करते हैं टी बराबर हम कितना ले लें बच्चों 1 सेकेंड ले लें, ठीक। आई बराबर 1 एम्पियर, टी बराबर 1 सेकेंड, तो डब्ल्यू बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा कि नहीं, बताओ। नहीं समझ पा रहे हो, इस सूत्र में हमने किया क्या, अगर हम आई बराबर 1 ले लें एम्पियर और टी बराबर 1 सेकेंड ले लें तो डब्ल्यू बराबर जेड नहीं हो जाएगा। तो तुम्हारा जो जेड है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो है क्या, वो तुम्हारा पदार्थ की मात्रा ही है। क्या है वो, पदार्थ की मात्रा है, लेकिन कब, जब तुम्हारी विद्युत धारा 1 एम्पियर बह रही हो 1 सेकेंड के लिए, ठीक। तो इसके लिए देखो क्या बता देते हैं, लिखोगे ऐसे, इसकी परिभाषा ऐसी होगी, किसी वैद्युत परिपथ में यदि 1 एम्पियर की वैद्युत धारा 1 सेकेंड के लिए बहाई जाए तो उस वैद्युत परिपथ के इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये तुम्हारा जो यहाँ पे था इसमें हमने क्या बताया, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा, इसमें कितनी धारा बहानी है 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड के लिए बहाई जाए तो 1 सेकेंड में ये जो मुक्त जो पदार्थ की मात्रा होगी, मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाती है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं हम। तो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी विद्युत परिपथ में, जो विद्युत परिपथ उसमें धारा कितने बहाना है 1 एम्पियर, कितनी देर के लिए बहाना है 1 सेकेंड के लिए, 1 एम्पियर की धारा इसमें बहानी है 1 सेकेंड के लिए बहानी है। तो जब 1 सेकेंड के लिए बहाओगे तो उतनी देर में यहाँ पे कितना क्लोरीन और कितना हाइड्रोजन उपस्थित हुआ, यही तो पदार्थ की मात्रा हुई। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड की विद्युत धारा 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड के लिए बहाई जाए तो इसके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाएगी। यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक कुछ नहीं है, ये पदार्थ की मात्रा ही है, लेकिन कब, जब विद्युत धारा 1 एम्पियर बह रही हो 1 सेकेंड के लिए। क्लियर, नोट कर लो। देखो अब हम पढ़ेंगे फैराडे का द्वितीय नियम, है ना। तो द्वितीय नियम के लिए देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये विलयन है, वैद्युत अपघटनी विलयन, है ना। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, 3 हमने ले लिए, है ना। 2 या 2 से अधिक आप ले लो वैद्युत अपघटनी वाले विलयन, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, तो 3 ले लिए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इसमें करेंगे क्या बच्चों, इसमें हम समान विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। कैसा करेंगे, समान विद्युत धारा। तो मान लेते हैं इसमें विद्युत धारा और इसमें विद्युत धारा और इसमें विद्युत धारा समान प्रवाहित हो गई, ठीक। अब वो विद्युत धारा कितनी है, आई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, आई कितनी बच्चों है, आई। तो समान विद्युत धारा इसमें भी प्रवाहित कर रहा है, इसमें भी आई जा रही है, दूसरे वाले में भी आई जा रही होगी, इसमें भी आई जा रही है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। क्या बताया, 2 या 2 से अधिक अगर आपके विद्युत अपघटनी विलयन है तो उनमें अगर हम समान विद्युत धारा प्रवाहित करें, अगर हम एक जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इनके इलेक्ट्रोडों पे जो पदार्थ की मात्रा होगी, इसके इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की मात्रा कितनी आएगी, इसके इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की मात्रा कितनी आएगी, इसके इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा कितनी आएगी, किस हिसाब से आएगी, उसके संबंध में ही फैराडे का दूसरा नियम है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बात समझ पा रहे हो। अच्छा, तो देखो किस हिसाब से आएगी। तो अगर हम बात करेंगे कि इस पे पदार्थ की मात्रा किस हिसाब से आएगी, तो हमने अभी पहला नियम में सीख चुके हैं कि W बराबर क्या होता है, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। बात समझ पा रहे हो, ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो इस पे पदार्थ की मात्रा जो होगी, मान लिया इस पे पदार्थ की मात्रा होगी W1, कितनी होगी W1। तो जब पदार्थ की मात्रा W1 है तो यहाँ पे इसका जो रासायनिक तुल्यांक होगा वो होगा Z1, कितना होगा Z1। लेकिन धारा समान जा रही है और समान समय के लिए जाएगी, तो धारा समान जा रही तो आई और समान समय के लिए तो टी। बात समझ रहे हो, धारा समान। देखो इसमें धारा कितनी, मान लेते हैं आई बराबर 10 एम्पियर की, अगर इसमें बाहर है तो इसमें भी 10 एम्पियर, इसमें भी 10 एम्पियर। तो अगर धारा समान है तो आई बराबर आई नहीं रहेगा, और समान समय के लिए अगर 10 सेकंड के लिए इसमें बाहर है, 10 सेकंड के लिए इसमें बाहर है, 10 सेकंड के इसलिए आ रहे हैं, तो टी बराबर टी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे I1 और T1 हमें नहीं मानना, आई और टी केवल मानना, ठीक। अगर यहाँ पे देखेंगे दूसरे वाले में, तो यहाँ पे इसमें पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो उसको मान लेते हैं W2। तो W2 बराबर Z2 और I इंटू टी आएगा कि नहीं, और W3 बराबर Z3 I इंटू टी। ये चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे हमने इनका मान बदला W1 का, क्यों, क्योंकि इस पर पदार्थ की मात्रा अलग होगी, ठीक। इनका ये मान समान हमने रखा है, क्यों समान रखा है, आई और टी का, यही लिखाया है। देखो क्योंकि हम यहाँ पे जा रहे हैं, विद्युत धारा का मान समान है और समान समय के लिए, समय भी कितना है, समान। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब अगर समान समय है मतलब एक जैसा समय है, अगर 10 सेकंड के लिए इसमें धारा बाहर है, 10 सेकंड के लिए इसमें बाहर है, इसमें से बाहर है, तो वैसे हमने 10 सेकंड को टी मान लिया है, तो टी सेकंड के लिए इसमें बाहर है, टी सेकंड के लिए इसमें, टी सेकंड के इसमें, तो यहाँ पे टी रखेंगे। फिर धारा का मान भी वही समान है, आई इसमें बाहर है तो इसमें भी आई, इसमें भी आई।
तो इसीलिए IT समान है। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम भाग लगाएंगे। किसका भाग लगा लेते हैं, तो हम लगा लेते हैं इसका भाग इसमें। ठीक, तो ऐसे लगाते हैं। तो ये मान लेते हैं इसको W1 का भाग देते हैं, ये W1 में W2 का भाग देते हैं, तो आ जाएगा W1 बराबर Z1 IT बटे W2 बराबर Z2 I और T। ठीक, अब फिर इसमें क्या कर लेते हैं, इसमें देखो, तो इसमें W2 में भाग देते हैं W3 का, तो यहाँ पे तुम्हारा बनेगा W2 बराबर Z2 IT बटे W3 बराबर Z3 IT। तो ये IT से IT तो कट जाएगा बच्चों, IT से IT तो तुम्हारा कट जाएगा, बचेगा क्या, W1 बराबर Z1। ठीक है, या ऐसे कर लो केवल, ऐसे भी तो कर सकते हो, सॉरी Z2, W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2, इधर करोगे W2 बटे W3 बराबर Z2 बटे Z3। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे बात क्या निकल के आई, देखो बच्चों क्या निकल के आई, यदि हम अलग अलग विद्युत अपघटनी विलयनों में, यदि हम अलग अलग विद्युत अपघटनी विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए, T 20 में समान लेना है, समान समय के लिए। ठीक है, बात समझना, यदि हम अलग अलग विद्युत अपघटनी विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय के लिए बहाएं, समान विद्युत धारा समान समय के लिए बहाएं, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, यहाँ पे W1 है, उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी यहाँ पे क्या होगा कि W प्रोपोर्शनल Z के। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यही तो बात बताई गई। देखो तो जब भाग लगाया तो देखो इसका, देखो इसमें W1 की मात्रा किसके बराबर होगी, तो Z1 के बराबर होगी। मतलब जितना ज़्यादा इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा उतनी ही ज़्यादा इसमें पदार्थ की मात्रा उपस्थित होगी। देखो W2 बराबर Z2 आया कि नहीं, W2 बराबर Z2 के रहेगा कि नहीं, अनुपात देखो सेम है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो जितना ज़्यादा Z2 इसका होगा, इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा इसके पदार्थ की मात्रा इसके पास उपस्थित होगी। इधर देखो W2 बराबर Z2, ये तो जान ही चुके हैं, W3 बराबर Z3, यानी W3 का मान जितना, Z3 का मान जितना ज़्यादा होगा, यानी इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मान जितना ज़्यादा होगा तीसरे वाले का, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में इस पे पदार्थ की मात्रा उपस्थित होगी। बात समझ पाए कि नहीं? तो ये आपको बताना है। देखो पढ़ लेते हैं अब इसको हम। यदि अलग अलग विद्युत अपघटनी विलयनों में समान विद्युत धारा, यदि अलग अलग विद्युत अपघटनी विलयनों में समान विद्युत धारा, अब यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, समान समय के लिए। क्या लिखोगे? समान समय के लिए, यहाँ पे लिख सकते हो समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, समान समय के लिए प्रवाहित की जाए, तो उन विद्युत अपघटनी विलयनों की इलेक्ट्रोडों पर, तो इन विद्युत अपघटनी विलयनों की इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, ये देखो इसमें है W1 है मात्रा, इसमें है W2, इसमें है W3, पदार्थ की मात्रा विलयनों के विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। विलयनों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विलयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, जब Z1 इसका क्या है Z2, इसका क्या है Z3। ठीक है, तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा जो है वो विलयनों के विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। ठीक, क्लियर? तो ये आपका द्वितीय नियम है, नोट कर लो इसे भी। तो अब यहाँ से जो है हमारा चैप्टर जो है मेन पोर्शन वो ख़त्म हो गया है, और हमारे इस चैप्टर में अब कुछ टॉपिक बचे हुए, जैसे बैटरियाँ, प्राथमिक बैटरी क्या होती है और संचायक बैटरियाँ क्या होती हैं, इसके बाद सेल, ईंधन सेल क्या होता है, इसके बारे में संक्षारण क्या होता है। तो ये सरल टॉपिक हैं और ये जो है आप खुद जो है इनको पढ़ लो, और ये वास्तव में इनको हटा भी दिया गया, सिलेबस में कम कर दिया गया है ना, तो इनको आप पढ़ भी सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो। ठीक, तो इस तरीके से चैप्टर तुम्हारा जो है ख़त्म हो गया। चलिए।